हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक का सैम्पल पेपर, गणित का सैम्पल पेपर है, कैसा रहेगा, किस हिसाब से पेपर आएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली हम एक एनालिसिस करेंगे इसमें पेपर का, और साथ में कुछ काम की चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको क्लास 10th के सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन या एनालिसिस की वीडियो देखनी है 2023-24 के सेशन के लिए, या फिर क्लास 10 के बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर विद की PDF विद आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इस वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वेबसाइट के बारे में कि आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है कि भाई मेरे से पास होने के भी लाले पड़े हुए हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर करूं, तो लास्ट में टिप्स दूंगा कुछ। पहले पेपर का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में वो चीज़ें भी आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो, आपका जो मैथ है, मैथमेटिक्स, उसका जो पेपर है वो होएगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू में तो वही चीज़ें लिखी होती कि ये पुस्तिका देख लो, वो देख लो। अब यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं हम, आगे जाते जाते हैं, और यहाँ पे आता है खंड क। खंड क में 1 अंक के 20% आपको दिए जाएंगे, जिसमें से ज़्यादातर आपके MCQ रहने वाले हैं। अब MCQ के लिए आपको जो है ऐसा नहीं है, MCQ जो है ना आसान आसान से आते हैं मैथ के अंदर, इतने मुश्किल MCQ नहीं आते। अगर आपने बिल्कुल कुछ ही नहीं करा, भाई पढ़ा ही नहीं है, तो कोई क्या ही कर सकता है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं PQ, तो इनको एक्सप्रेस करना है बस इस इक्वेशन में LCM करके, तो सोल्व करना बहुत आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हो। आंसर देखो, आप बोलोगे सर आंसर की करा दो, ये करा दो, सारों की आंसर की आपको PDF में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो वहां से आंसर की कर लेना, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पेपर का मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक तो सिलेबस पिछले सालों के जो पेपर्स है ना, उनको कर लेना बेस्ट रहेगा, और साथ में ये पेपर। हाँ, कुछ क्वेश्चन पिछले साल के पेपरों में से उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि अब की बार आपको पता है मैथ का जो टॉपिक्स थे, सिलेबस था, कुछ चैप्टर्स थे वो हटाए गए थे। तो ऐसे जो आपके MCQ रहेंगे दोनों मीडियम में आएंगे आपके। और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से कहीं कहीं MCQ मिलेंगे, सभी MCQ अलग अलग चैप्टर से रहेंगे। और बस ये क्या करते हैं, पिछले साल के अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो उनकी सिर्फ इक्वेशंस बदलते हैं। इक्वेशन का माने कि यहाँ पे जो है एंगल बदल दिया, यहाँ पे जैसे 110 डिग्री है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा बहुत, है ना, फिर ऑप्शन बदल देते हैं। और ज़्यादातर ये आपके NCERT की बुक में से ही देते हैं, अपने पास से कुछ बना के नहीं देते। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको NCERT की बुक में ही मिल जाएंगे। और सभी चैप्टरों के जो है यहाँ पे MCQ दे रखे हैं। देखो, सारे MCQ हैं 20 के 20, ठीक है। तो 18, हाँ 19। देखो, एक ये चीज़ है, इस चीज़ से बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए थे, अभिकथन वाले क्वेश्चन से। अभिकथन वाले क्वेश्चन में लोग, मतलब बच्चे ये सोच रहे थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखे हुए थे ना सिलेबस के अंदर, तो स्टूडेंट डरे हुए थे कि पता नहीं कैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो ये देख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब मजाक है ये क्वेश्चन, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पे अभिकथन दे रखे हैं 4, ठीक है। 4 अभिकथन क्या है, अभिकथन A और तर्क R दोनों सही, और अभिकथन A तर्क R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। अब अभिकथन कहाँ पे है, देखो ये अभिकथन दे रखे नीचे, ठीक है ना। ABCD आपको चूज करनी है। अब इनमें मतलब एक में बोल रहे हैं कि दोनों सही हैं और R और A की सही बात बता रहा है, ठीक है। दूसरे में R A की सही बात नहीं बता रहा, दो एक सही है और ये वाला गलत है, R वाला, A गलत है, R वाला सही है। तो ऐसे करके इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें आपको 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आसान से हैं, कोई डरना नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 2 एक परिमेय संख्या का एक उदाहरण है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या ये परिमेय संख्या का उदाहरण है? पहले सोचना है। देखो, 2 इक्वेशन है, आपको समझने के लिए 2 इक्वेशन दे रखे A और R नाम से। अब आपको सिर्फ इक्वेशन को समझना है कि क्या जो ये बातें बोल रहे हैं, हमको जो बता रहे हैं, क्या वो सही है, या फिर ऐसे ही मतलब मनगढ़ंत बता रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल दी हमको। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या 2 एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। हो सकता है परिमेय संख्या का उदाहरण हो, सही है ये बात इनकी, हो सकता है ये गलत हो, तो वो डिसाइड करना है पहले। वैसे ही जो है यहाँ पे दूसरा तर्क देखना है। दूसरे तर्क में भी क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो देखनी है आपको।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली जो बात है, दूसरा पॉइंट ये वाला, ये तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये वाली बात इनकी गलत है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपने पता लग गया ये वाली गलत है, पहले यही चेक करना है बस आपको। तो गलत वाला है तो सी या डी में से रहेगा। अब आर गलत है हमारा, तो सी ऑप्शन रहेगा। वैसे ही जो है, अगर हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा अजीब है मामला। क्या अजीब है, बिंदु 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है। अब 0,4, हाँ बिल्कुल, मतलब आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, आसान सा डायग्राम है, फ्री के नंबर है ये तो 0 ये है और 4 ये है, तो वाई अक्ष पे बिल्कुल से स्थित है ना, तो ये बात सही है। वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो वाई अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर जो है, ये बोल रहे हैं कि एक्स का कोई भी निर्देशांक है वो 0 होता है, तो बिल्कुल सही बात लग रही है। दोनों बात सही हो गई। अब फंस गए भाई हम। क्यों फंस गए, क्योंकि हमको तो दो ऐसे ऑप्शन मिल गए ना कि जिनके अंदर हमको जो है यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अब हमको बताना है कि क्या, मतलब पहले तो ढूंढो कि गलत है कि नहीं। अगर गलत नहीं है तो ऊपर के दो में से चूज करना है। अब ये चूज कैसे होंगे, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि किसकी सही व्याख्या किसकी सही व्याख्या नहीं है। हम तो डर गए। नहीं, डरना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि क्या जो ये चीज है, ये वाली चीज है, ये वाला पॉइंट, क्या ये इससे रिलेट कर रहा है। मतलब अगर हम मान ले बिंदुओं की बात छोड़ के यहाँ पे कुछ और बकवास लिख देते हैं, हम यहाँ पे अलग ही बातें अपने ही नशे में चल रहे हैं, कुछ भी मजे में, है ना, तो वो गलत हो जाता, वो हमारा बी ऑप्शन होता तब तो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे वाई एक्स है, वाई एक्स है ना, तो हम बात किसकी कर रहे थे, वाई एक्स की बात कर रहे थे, और यहाँ पर भी वाई एक्स की ही बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन ए रहेगा। यानी कि ये जो दोनों सही हैं और अभी कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप करना है। साइंस में भी है सेम लॉजिक पे क्वेश्चन, साइंस का भी मैंने पेपर एनालिसिस करा है, उसमें भी बता दिया है कैसे होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों भी समझ लो, अगर इंग्लिश मीडियम वाले सोच रहे हैं हमें नहीं समझाया कुछ, देखो क्वेश्चन देखो, 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, हाँ 2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब ये बोल रहे हैं, दूसरा रीजन दे रखा है इन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल नंबर, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं है ना, वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, जो भी उनकी मर्जी हो। तो ये गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ये वाला गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, इसका रहेगा सी वाला, इस वजह से। और दूसरे वाले में हमने देखा था दोनों सही थे, यानी कि पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, हाँ बिल्कुल लाई कर रहे हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, तो वो भी 0 होता है, ये भी बात इनकी सही है। दोनों बात जब सही हैं तो हमको बस ये देखना है कि क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं, वाई एक्सिस की, कि वाई एक्सिस पे ये पॉइंट होता लाई करता है, फिर हम बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्या ये इससे और इसके लॉजिक पे मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना, बस आपको मैचिंग ढूंढनी है। अगर आप बोले कि यहाँ पे कुछ जेड एक्सिस ले आए उठा के, कुछ भी मुंह उठा के, तो आपने मतलब बोल देना फिर कि बी ऑप्शन, यानी कि आपका जो टॉपिक हम बोल रहे हैं, जो लॉजिक बोल रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन दोनों बातें सही बोल रहे हो। लेकिन इस केस में तो दोनों बातें भी सही हैं और जो बोल रहे हैं वो रीजन दे रखा वो भी सही है, तो ये हमारा इस वजह से ए ऑप्शन रहेगा। ज़्यादातर केसेज में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर सी डी में से देखने को मिलेगा। पहले चेक कर लेना सी डी के बारे में, सी और डी मतलब गलत तो नहीं है कोई सेंटेंस, अगर गलत नहीं है तो उसके बाद में आप जो है आगे बढ़ सकते हो इसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में और बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए थे इससे कि कैसे सोल्व होगा, क्या होगा, पता नहीं कैसा क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ गए, में आ गए हो गई चीज़ें। अब दूसरा जो है यहाँ पे 2 अंकों के 5% दे रखे हैं सेक्शन बी में, इनको आपको सोल्व करना है। अलग अलग इक्वेशंस देते हैं, इनमें डायग्राम देखो। एक चीज़ ध्यान रखना, जिनमें जो भी क्वेश्चन आपका आएगा अगर उसमें डायग्राम बनता है तो डायग्राम जरूर बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि डायग्राम छोड़ के भाग गए तुम। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है, एंगल निकालना ऑप्शन में भी देते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में √3, ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आता है। मैंने जो है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, लास्ट में दिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ें करा दूंगा, टेंशन मत लो इसी वीडियो में। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। अब उसके बाद सेक्शन डी आएगा जिसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे जो है ये यही वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ट्रेन बोट वाला। मैं आपको पहले तो ये बोलूँगा कि भाई पहले ये जो सैम्पल पेपर आए हो ना, अब की बार के सैम्पल पेपर, पहले आपको लगता था कि ये सैम्पल पेपर बड़े फुद्दू से बनाते हैं, अब की बार ऐसा नहीं है। देखो एक और चीज़ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पहले नहीं आता था ये। और ये मत सोचना कि भाई पता नहीं इसमें तो क्या ही आ गया, मतलब हमको तो आता ही नहीं है ये, हम तो डर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या मामला है, इसमें आपको बताना है
राहुल एक कार खरीदना चाहता है, ठीक है, खरीदना चाहता है। अपनी कार के लिए एक बैंक से लोन लेने की योजना बना रहा है। 1,18,000 रुपये का अपना कुल ऋण चुकाता है, जो हर महीने 1,000 रुपये की पहली किस्त से शुरू होता है। यदि वह किस्त में हर महीने 100 रुपये की वृद्धि करता है। तो पूछा क्या भाई तुमने, सारा कुछ तो बता ही बताया हो तुमने। देखते हैं क्या पूछा है, शायद इंग्लिश के बाद पूछ रहे होंगे। अच्छा ये हाँ, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन बता दिया हमको कि क्या क्या वो कर रहा है। उसके बाद में हमको क्या देखना है, एक फोटो दे रखा है बैंक का। उस बैंक के फोटो का क्या करना है हमको, नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊपर जो बातें बोली हैं उसके हिसाब से उत्तर देने हैं बस हमको। उसके द्वारा 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है। मतलब सिंपल फॉर्मूले लगाओ, 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम ही तो है, 30 किस्तों में। अच्छा 30 किस्तों में 300 को जोड़ना है, एपी वाला लॉजिक लगेगा यहाँ पे। 30वीं किस्त के बाद भी उसकी कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो ऐसे ही आएगा। और ये भी चीज़ें जो है ना आपको ऑप्शन में दी जाएंगी। यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में भुगतान की गई, ये जो है लास्ट वाले का अल्टरनेटिव। कहीं तुम सोचो कोई सा भी बदल दो, लास्ट वाले का अल्टरनेटिव है ये सिर्फ, ठीक है। और बाकी के जो है इसमें बस आपको सोल्व करना है कि कैसे इसको जो है सोल्व कर सकते हो, वो लॉजिक लगाना है। सिंपल फॉर्मूले वगैरह लगा के आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये इन्होंने जैसे इंस्टॉलमेंट बोली है यहाँ पे कि शुरू में जो है 1,000 रुपये लगा रहा है, वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा है 1,000 रुपये की। आपको जो है आंसर की मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है क्वेश्चन की, कोई मुश्किल आंसर नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एपी वाले जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन, और वहीं से जो है इसका आंसर आपको, मतलब अगर वो करा होगा चैप्टर तो आप कर लोगे, नहीं तो डिफिकल्टी आएगी। फिर जो है यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन है, और अब की बार पहली बार जिंदगी में इन्होंने डायग्राम लगाया पेपर के अंदर, कभी नहीं लगाया इन्होंने। ये भी जो है सेम लॉजिक वाला लग रहा है मुझे। देखो उपरोक्त केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, मतलब ऐसा नहीं है कुछ अजीब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस उनमें आपको फॉर्मूले फिट करने हैं और वैसे ही आंसर निकलेंगे जैसे पहले निकलते थे। कुछ अलग नहीं है इस पेपर में, ठीक है। कहीं तुम डर रहे होगी पता नहीं क्या क्या है, वैसे ही क्वेश्चन है सेम लॉजिक पे, बस लिख दिया भाई केस स्टडी, तुम डर जाओ, ताकि डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, आंसर की वगैरह अगर डाउनलोड करनी है, पेपर डाउनलोड करने हैं, वो कैसे होंगे। cclchapter.com ये वेबसाइट है, इस पे आ जाना है आपको। इस वेबसाइट पर आने के बाद में क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में ओल्ड पेपर चाहिए पिछले सालों के, तो यहाँ मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर में जैसे मैं जाके दिखा देता हूँ, HBSC बोर्ड में चूज़ करना है अपनी क्लास 10 के 2024 के, और ये रहे आपके सारे सब्जेक्ट। मैथ का पेपर भी है, आंसर की भी ऐसी, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने हर एक चैप्टर के 10-10 या 5-5 क्वेश्चन बना रखे हैं, वो क्वेश्चन करके चले जाना। बस ये लोग बोर्ड में जो एग्जाम होगा आपका फाइनल एग्जाम, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ बदल देंगे, और क्वेश्चन का जो लॉजिक है, जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम रहेगा। आप अगर चाहो तो वहाँ से कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। 10th क्लास में जाना आपको, और 10th क्लास में जाके मैथ का देख लेना, यहाँ पे है देखो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित के भी है, टेंशन मत लो अगर तुमने गणित ले रखा है तो यहाँ पे √5 इरेशनल, √3 2, इनमें से ही देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इस चैप्टर से यही आता है, दूसरे चैप्टर के भी ऐसे क्वेश्चन, सारे चैप्टरों के ये क्वेश्चन। देखो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आंसर की के साथ में बनाऊँ, ताकि आपको समझा सकूँ सारी चीज़ें, आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। और जिनको मैथ से डर लग रहा है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी काम की वीडियोज इसी चैनल पर आपके लिए आने वाली है। मस्त नंबर आ जाएंगे अब की बार, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन कौन से कैसे क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लिखे हुए मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट 10th करा दी है वेबसाइट के ऊपर, अब सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि उनके सॉल्यूशन लिख रहा हूँ साथ में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, बहुत काम आएगी आपकी ये वेबसाइट। मिलते हैं नई वीडियो में नए पेपर के साथ। बाय बाय।